ओके जी। जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड है क्या? बेसिकली जेनेटिक कोड ये है, हमें ये बात अच्छी तरह पता है कि जो डीएनए है, डीएनए का एक स्ट्रैंड जो है उसमें बहुत सी प्रोटीन्स की इंफॉर्मेशन है। और किसी एक प्रोटीन की इंफॉर्मेशन वाला जो एक सेगमेंट है, एक पीस है डीएनए मॉलिक्यूल का, उसको हम कहते हैं जीन। ओके। अब एक जीन जो है वो बेसिकली इंफॉर्मेशन है एक मुकम्मल प्रोटीन की। अब एक मुकम्मल प्रोटीन जो है उसमें तो बहुत से अमीनो एसिड्स होते हैं, और वो जो बहुत से अमीनो एसिड्स होते हैं उनके लिए भी कोई जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हम कहते हैं जी ये इंसुलिन का जीन है। तो इंसुलिन की जो प्रोटीन है उसमें 51 अमीनो एसिड्स होते हैं। तो उन अमीनो एसिड्स के लिए क्या इंफॉर्मेशन है? तो एक जीन में एक अमीनो एसिड की जो इंफॉर्मेशन है वो 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी हुई है, ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। और एक अमीनो एसिड, ये एयूजी जो है ना, ये एक अमीनो एसिड है मेथोनिन, मेथोनिन के लिए है। तो एक जेनेटिक कोड जो है वो एक अमीनो एसिड की जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। तो इस तरह एक जीन के अंदर बहुत से जेनेटिक कोड्स होते हैं, और हर जेनेटिक कोड एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड की जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे कि ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन की मैंने बात आपके साथ शेयर की है, आप मुझे ये बताइए कि अगर 100 अमीनो एसिड्स की एक प्रोटीन हो तो उसके लिए कितने जेनेटिक कोड्स चाहिए होंगे? 100 अमीनो एसिड्स के लिए कितने जेनेटिक कोड्स चाहिए होंगे? जी। हाँ जी, कोई आइडिया? सर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं थोड़ा सा और मुझे अच्छा। नहीं अच्छा, थोड़ा बीच में ठीक है। शोर है। नहीं हाँ, एक अमीनो एसिड के लिए एक जेनेटिक कोड होता है, और एक जेनेटिक कोड में 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? जी। चलो ठीक है। तो जब एक जेनेटिक कोड एक अमीनो एसिड के लिए है तो 100 अमीनो एसिड के लिए 100 जेनेटिक कोड्स होंगे। सिंपल। लेकिन अगर वो आपसे क्वेश्चन ये करे कि 100 अमीनो एसिड के लिए न्यूक्लियोटाइड्स कितने होंगे, तो चूंकि एक जेनेटिक कोड में 3 न्यूक्लियोटाइड हैं, तो इसलिए 100 अमीनो एसिड के लिए 300 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। ठीक है ना? जेनेटिक कोड तो 100 अमीनो एसिड के लिए 100 ही है। सिंपल है वो तो। क्योंकि एक जेनेटिक कोड, जैसे AUG लिखा हुआ है, ये एक जेनेटिक कोड है, अमीनो एसिड का नाम है मेथोनिन। तो एक जेनेटिक कोड एक अमीनो एसिड के लिए। लेकिन अगर वो क्वेश्चन करें कि न्यूक्लियोटाइड्स कितने चाहिए, तो चूंकि एक जेनेटिक कोड में 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो 100 अमीनो एसिड्स के लिए 300 न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होंगे। ठीक है। तो जनाब, जीन का जो सीक्वेंस है उसमें न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो ट्रिपलेट, 3 3 न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में होते हैं, जिन्हें हम जेनेटिक कोड्स कहते हैं। और हर जेनेटिक कोड जो है वो 3 बेसिस या 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। और इन जेनेटिक कोड्स को हम कोडॉन भी कह सकते हैं। अगर पेपर में कोडॉन लिखा हो तो उसका मतलब भी जेनेटिक कोड है। ओके। अब अमीनो एसिड्स तो हमने पढ़े थे कि 20 होते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में, कि 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं जिनके मिलने से डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स बनती रहती हैं। तो
ये जो 20 डिफरेंट टाइप्स के जो अमीनो एसिड्स हैं, उनके लिए जेनेटिक कोड्स कितने हैं पॉसिबल? तो जनाब, 4 न्यूक्लियोटाइड हैं, AUGC या ATGC। हम AU क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ना डीएनए की, वो आरएनए की फॉर्म में कॉपी होकर ही सारा कुछ होता है। डीएनए इटसेल्फ जो है इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट वो नहीं होती, बल्कि उसकी कॉपी बनती है। तो आरएनए की फॉर्म में जब कॉपी बनेगी, तो जाहिर सी बात है कि उसमें यूरासिल होगा, यू होगा, थायमिन नहीं होगा। तो जेनेटिक कोड मतलब जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो 4 हैं, AUGC। उन 4 न्यूक्लियोटाइड्स के जब पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाए गए, तो वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो थे वो बने 64, जैसे कि यहाँ पर आपके सामने मौजूद भी हैं ये 64 जेनेटिक कोड्स। ठीक है ना? अब इन 64 जेनेटिक कोड्स में आपने क्या याद रखना है? आपने सिर्फ जो है वो दो बातें याद रखनी है। ये बनाने के लिए कभी नहीं आएगा ये चार्ट आपको। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि 64 जेनेटिक कोड्स के कॉम्बिनेशन बनते हैं जी। अच्छा, तो 64 जेनेटिक कोड्स के कॉम्बिनेशन का मतलब ये हुआ कि एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा जेनेटिक कोड्स मौजूद हैं जी, बिल्कुल। जैसा कि प्रोलीन अमीनो एसिड के लिए 4 जेनेटिक कोड हैं, सीरीन के लिए 4 हैं, ल्यूसीन के लिए 4 हैं, थ्रेओनीन के लिए 4 हैं, एलानीन के लिए 4 हैं। हमें ये जेनेटिक कोड याद नहीं करने, हमें सिर्फ ये कंसेप्ट होना चाहिए, हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि जो जेनेटिक कोड है, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर वो हमसे कहता है 1 2 मार्क्स का व्हाट इज द जेनेटिक कोड, तो हम कहेंगे कि इन अ जीन देर आर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स in a form of triplet, or genetic code is actually the combination of 3 nucleotides which specify which code for one amino acid, जो किसी एक अमीनो एसिड के लिए बना हुआ है, और वो जेनेटिक कोड 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। ये हमें बात, ये नॉलेज होना चाहिए। फिर हमें जेनेटिक कोड का ये नॉलेज होना चाहिए कि वी नो दैट ईच अमीनो एसिड has more than one genetic codes, because the genetic codes are 64 and amino acids are just 20. So that's why more genetic codes are available for just 20 amino acids. और तीसरी आखिरी बात हमें क्या याद होनी चाहिए, क्योंकि अभी हमने पढ़ना है कि प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस इन जेनेटिक कोड्स की मदद से शुरू होगा, उसमें कुछ जेनेटिक कोड्स जो हैं दे आर नॉन टू बी अ स्टॉप कोडॉन। और भाई जो स्टार्टिंग कोडॉन है ना वो एक ही है, AUG। ये आपको याद रहना चाहिए, AUG इज द स्टार्टिंग कोडॉन। और स्टॉपिंग कोडॉन कौन से हैं? UAA, UAG, UGA। ये आपके MCQs में हैं, बहुत से क्वेश्चंस आपके स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस में भी हैं। और AUG जो है, ग्रीन कलर से मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट भी कर दिया है, मैथोनिन के लिए है स्टार्टिंग कोडॉन। और स्टॉपिंग कोडॉन जो है वो 3 तरह के हैं, UAA, UAG और UGA। ठीक है? तो जेनेटिक कोड जो है, इसके बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि each genetic code is made up of 3 nucleotides and there are 64 different possible combinations of genetic codes for 20 amino acids। हाँ, ये भी है कि अम, बहुत से जेनेटिक कोड्स जो हैं दे आर यूनिवर्सल। सम जेनेटिक कोड्स आर यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब इट मीन दैट ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गेनिज्म यूज द सेम कोड।
अब जैसे कि ये AUG को आप यूनिवर्सल जेनेटिक कोड कह सकते हैं, क्योंकि हर जीन के स्टार्ट में AUG है। हर ऑर्गेनिज्म के हर जीन के तकरीबन स्टार्ट में ये AUG मौजूद है। ये सेम जेनेटिक कोड है, बेशक वो बैक्टीरिया हो, बेशक वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो। हमारी जो प्रोटीन्स बनती हैं उनमें स्टार्टिंग कोडॉन, हर प्रोटीन के स्टार्ट में AUG होता है। इट्स अ यूनिवर्सल जेनेटिक कोड। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट द दिस जेनेटिक कोड और द कोडॉन। इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ नहीं समझ आई, दोबारा पूछ लें। हाँ सर। क्लियर हो गया? अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ जी, और पेज ऐड कर रहा हूँ। आपके सामने आ गया। जी। ठीक है। और मैं अब जो है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को आपके सामने जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ जी। जस्ट 1 मिनट। हम्म। चलिए। एक इमेज मैंने यहाँ पे लगाई है, ये नज़र आ रही है आपको? जी। चलें। गुड। ओके जी। इसका साइज थोड़ा बड़ा आएगा। इसका साइज छोटा कर दूँ? इसका सिर्फ कॉर्नर्स मुझे नजर आ रहा है। अब आपका व्हाइट बोर्ड के नीचे ना एक बार सी बनी होगी, उसको आगे पीछे करके ना आप अपने व्हाइट बोर्ड को एडजस्ट कर लें। मूव कर रहा है? कैसे कैसे वो मेरी स्क्रीन पे फिट नहीं हो रहा। फिट नहीं हो रहा? चलिए मैं इसको छोटा करता हूँ, देखें। फिट नहीं हो रहा बस। अब हो गया? हाँ जी। चलो ठीक है। ओके। ओके जी। now the topic is protein synthesis। ठीक हो गया। प्रोटीन सिंथेसिस। अब डेफिनेटली द DNA हैज़ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, और जीन्स जो हैं वो इंफॉर्मेशन है किसी भी ख़ास पर्टिकुलर प्रोटीन के बनाने की। लेकिन प्रोटीन जो सिंथेसाइज होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस में दो स्टेजेस हैं। एक स्टेज है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, और दूसरी स्टेज है ट्रांसलेशन। ब्रीफली, ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन है DNA। देखिए DNA बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। सेल को कौन सी प्रोटीन चाहिए, किस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, वो इंफॉर्मेशन आती है न्यूक्लियस के अंदर, और इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स आती है। और DNA वो हो सकता है क्रोमोसोम नंबर 1 हो, 10 हो, 12 हो, क्रोमोसोम नंबर 21 हो। जिस भी क्रोमोसोम में, क्योंकि आपको पता है क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ DNA मॉलिक्यूल्स, तो जिस भी क्रोमोसोम में वो इंफॉर्मेशन वाला जीन होता है, उस क्रोमोसोम के DNA का सिर्फ उतना हिस्सा ओपन होता है, और उस DNA से उस इंफॉर्मेशन की एक कॉपी बनवाई जाती है, जीन की कॉपी, इन द फॉर्म ऑफ mRNA, मैसेंजर RNA। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। सो ट्रांसक्रिप्शन इज एक्चुअली synthesis of mRNA from DNA। ठीक है। ये तो बड़ी सिंपल सी एक डिस्क्रिप्शन हो गई इसकी।
और अब पहले हम इस ट्रांसक्रिप्शन को ही जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, और फिर ट्रांसलेशन की बारी आएगी। ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन में सबसे पहले होता क्या है वो देखिए। तो ट्रांसक्रिप्शन को भी हमने बेसिकली फर्दर जो है वो स्टेप्स में डिवाइड किया है फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रांसक्रिप्शन है, मैं इसको रेज कर रहा हूँ। अब मैं ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक हो गया जी। ट्रांसक्रिप्शन जो है, ट्रांसक्रिप्शन 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 की हमने स्टेजेस जो बनाई हैं वो है इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन, इलोंगेशन, elongation and the transcription termination। तो इनिशिएशन के स्टेप में क्या होता है सबसे पहले कि हर जीन जो है, जो डीएनए में होता है, उसकी खास जगह होती है, और उस जगह को हम कहते हैं प्रमोटर साइट। प्रोमोटर साइट। ये प्रमोटर साइट क्या होती है? ये वो जगह होती हैं, ये वो जेनेटिक कोड्स होते हैं जहां पर एंजाइम आकर लग सकते हैं। तो प्रमोटर साइट जो होती है किसी भी जीन की डीएनए में, वहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है। तो प्रमोटर साइट पर पहले तो आकर हेलिकेज लगेगा। याद होगा आपको, डीएनए रेप्लिकेशन में आपको बताया था कि हेलिकेज जो है उसने 5 to 3 डायरेक्शन चलना है, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ते हुए जो डबल हेलिक्स है उसको अनजिप कर देना है। तो पहले तो वो अनजिप कर देगा, उसके बाद इसी प्रमोटर साइट पर आकर लगेगा आरएनए पॉलीमरेज। ये जो एक पिंक से कलर का बड़ा सा बॉक्स है जिसके अंदर सब कुछ ही दिखाया जा रहा है, ये एक एंजाइम है जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज भी इसी प्रमोटर साइट में आकर अटैच होगा। ठीक है। तो पहली स्टेज की अब इनिशिएशन की, द डीएनए मॉलिक्यूल अनवाइंड्स, द हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक बिटवीन कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। ठीक हो गया। अच्छा, सेकंड, वो डेफिनेटली प्रमोटर साइट पर आकर अटैच हुआ था ये हेलिकेज। सेकंड, ऑन द प्रमोटर साइट आरएनए पॉलीमरेज, वहाँ डीएनए पॉलीमरेज था डीएनए रेप्लिकेशन में, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज है। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आकर अटैच हुआ ऑन द दैट प्रमोटर साइट। ओके। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो अब क्या करेगा? आरएनए पॉलीमरेज हैज बीन ट्रांसक्राइब्ड। अब वो 5 to 3 डायरेक्शन मूव करेगा, और एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं, एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं उनको अकॉर्डिंग टू द बेस सीक्वेंस अटैच करना शुरू करेगा, जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ है। एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स अवेलेबल हैं न्यूक्लियस में, जी बिल्कुल हैं। उसी तरह जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में हमने देखा था, यहाँ पे भी प्राइमर आकर लगेगा। बिल्कुल जी। आरएनए पॉलीमरेज के लिए भी प्राइमर चाहिए। क्योंकि आपका सिलेबस इस कदर डिटेल में नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपके एग्जाम में भी नहीं वो पूछेंगे, और ऐसा क्वेश्चन है भी नहीं, लेकिन फॉर द इंफॉर्मेशन, जैसे हमने कल पढ़ा था डीएनए एप्लीकेशन में, प्राइमेज इंजाइम प्राइमर स्टैंड बनवाएगा और उस पर आकर
आरएनए पॉलीमरेज अटैच होकर 5 to 3 डायरेक्शन मूव करेगा और सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए स्टार्ट हो जाएगी। न्यूक्लियोटाइड्स अकॉर्डिंग टू द बेस सीक्वेंस जो डीएनए का है उसके मुताबिक लगना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, जो डीएनए का स्टैंड है, जो जिसकी ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, इसका नाम वही है टेम्पलेट स्टैंड। जी बिल्कुल लिखा हुआ है, टेम्पलेट स्टैंड। और इसको दूसरा नाम दिया गया एंटी सेंस स्ट्रैंड। जी ये एमसीक्यूज में है बिल्कुल कि व्हाट इज द एंटी सेंस स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्टैंड को एंटी सेंस सेंस के ऑपोजिट वाला कहा जाता है। अगर आप गौर करें, जो एमआरएनए बन रहा है वो बेसिकली जो यहाँ पर ऊपर इस डीएनए स्ट्रैंड की, दूसरे स्ट्रैंड की जो इन्फॉर्मेशन है उसकी कॉपी बन रही है। ए के अगेंस्ट यू अगर लग रहा है या सी के अगेंस्ट जी लग रहा है तो वो तो ऊपर मौजूद था ना, जो अलहदा किया गया पहले। तो एमआरएनए जो बन रहा है वो बेसिकली जो डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड था उसकी कॉपी बन रही है। और बेसिकली उसी का नाम कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड है। तो एमआरएनए जो है वो बेसिकली कॉपी है इस सेंस स्ट्रैंड की जो बन रही है। यहाँ तक बात क्लियर हुई है आपको? यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछिए। ना सर। जी क्लियर है? ठीक है। समझ में आ गया। ठीक है। तो एमआरएनए की सिंथेसिस 5 to 3 डायरेक्शन, ये आरएनए पॉलीमरेज मूव करता जाएगा और एंड में आ जाएगा। ये इस वक्त जो एक एमआरएनए का लंबा स्टैंड बन रहा है ये लॉन्गेशन चल रही है और न्यू न्यूक्लियोटाइड्स आकर ये एक्टिवेटेड आरएनए पॉलीमरेज उनको अटैच करवाता जा रहा है और कोडिंग स्ट्रैंड एमआरएनए ऊपर वाले की कॉपी बनता जा रहा है। अब आएगा टर्मिनेशन। क्या ट्रांसक्रिप्शन रुकेगी कैसे? ट्रांसक्रिप्शन जो रुकेगी वो रुकेगी इस तरह कि यहाँ पर आ जाएगा स्टॉप कोडॉन। जब स्टॉप कोडॉन आ जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो यहाँ पर आकर रुक जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज जो है टर्मिनेशन में जब स्टॉप कोडॉन आ जाएगा तो वो स्टॉप हो जाएगा और मजीद न्यूक्लियोटाइड उसके लिए है ही नहीं। स्टॉप कोडॉन के लिए कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं होता और वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम रिलीज हो जाएगा। और ये भी याद रखें कि आरएनए पॉलीमरेज जो यहाँ पर 5 to 3 डायरेक्शन चल रहा है उसने टेम्परेरी इस डीएनए स्टैंड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर अटैच हुआ हुआ था। वो हाइड्रोजन बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएंगे और जब आरएनए पॉलीमरेज रिलीज हो जाएगा तो एमआरएनए भी रिलीज हो जाएगा। और ये जो अनवाइंड हुआ हुआ खुला हुआ डीएनए स्टैंड है ये दोबारा एक एंजाइम है उसका नाम है टोपोआइसोमेरेज, उसकी मदद से दोबारा वाइंड अप हो जाएगा, वाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगी लेकिन अभी भी मुकम्मल नहीं है। एमआरएनए बन तो गया मगर अभी इस एमआरएनए में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस में। लेकिन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस में जाने से पहले आप जो है ये एक जो है ट्रांसक्रिप्शन की वीडियो देखें और फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। Here is a cell. The base. ठीक है जी, मैं आपके साथ करता हूँ स्क्रीन शेयर। चलो जी। ओके जी। Basic unit of all living tissue.
In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of... तो ये यहाँ पे वही बात है जी कि खैर से जेनेटिक कोड्स की बात तो नहीं की, वो मैंने आपको बता दिया। हर जीन में जेनेटिक कोड्स होते हैं हर अमीनो एसिड के लिए। अब आरएनए पॉलीमरेज आकर, प्रोमोटर का भी इन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन ठीक है, लेकिन हम याद रखेंगे इस नॉलेज को कि प्रोमोटर साइट पर आकर अटैच होता है आरएनए पॉलीमरेज और 5 to 3 डायरेक्शन मूव करता है। और जिस स्ट्रैंड की साथ अटैच होकर ये कॉपी बनवा रहा होता है वो स्ट्रैंड डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड या एंटीसेंस होता है, और दूसरा जो ऊपर वाला होता है वो होता है सेंस या कोडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि एमआरएनए उसकी इंफॉर्मेशन वाली कोडिंग बन रही होती है। देखें जी, ओके। free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases... अब ये देखें साथ साथ ये नीचे जो है ये तो ये वाला हमारा जो है एंटीसेंस है, ये एंटीसेंस है, और ये हमारा कोडिंग है, ये हमारा कोडिंग स्ट्रैंड है, और ये जो बन रहा है ये बन रहा है एमआरएनए। ठीक है, ये कंटिन्यूसली बनता जा रहा है और रिलीज भी होता जा रहा है। ठीक है, ठीक, चलिए जी। are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. चलिए जी, यहीं पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं अब कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस क्या होती है। एमआरएनए तो बन गया, लेकिन एमआरएनए का एक बड़ा मसला है कि एमआरएनए इसका जो बना हुआ है उसमें दो तरह के जेनेटिक कोड्स हैं, एक है एक्सॉन्स और एक है इंट्रॉन्स। जो एक्सॉन्स हैं वो ऐसे जेनेटिक कोड्स हैं जिनके लिए अमीनो एसिड मौजूद हैं, इन्हें हम कहते हैं कोडिंग। और इंट्रॉन्स ऐसे जेनेटिक कोड्स हैं जिनके लिए कोई अमीनो एसिड नहीं है, इंट्रॉन्स जो हैं वो नॉन कोडिंग हैं। तो अब एमआरएनए ये जो बनकर इंफॉर्मेशन जा रही है, अगर ये साइटोप्लाज्म में पहुंची और राइबोसोम की मदद से इसकी ट्रांसलेशन शुरू हुई और अमीनो एसिड्स आकर लगने लगे, तो एक वो वक्त जैसे ही एक्सॉन के बाद एक इंट्रॉन जेनेटिक कोड आएगा तो वहाँ पर तो काम रुक जाएगा, प्रोटीन नहीं बनेगी। तो सेल जो है वो चाहता ये है कि एडिटिंग हो जाए, जो एक्सॉन रीजन्स हैं, जो एक्सॉन जेनेटिक कोड्स हैं सिर्फ वही रहें और इंट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाएं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्प्लाइसिंग। और स्प्लाइसिंग कर कौन रहा है? स्प्लाइसोसोम्स। स्प्लाइसोसोम्स जो हैं ये ख़ास किस्म के वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एडिटिंग करते हैं। ठीक है, अब ये एडिटिंग जब हो जाएगी और खाली एक्सॉन रीजन्स रह जाएंगे, तब हम कहेंगे कि जनाब अब हमारा एमआरएनए पूरा फंक्शनल है, इसमें सारे वो जेनेटिक कोड्स हैं जो कि अमीनो एसिड्स जिनके अवेलेबल हैं। दूसरी मॉडिफिकेशन क्या होगी? जो एमआरएनए है उसके हेड और उसके टेल पर कैप लगेगा, यहाँ पर जीटीपी का कैप लगेगा, यहाँ पर अमाइनो असाइल टेल लगेगी। उसका फ़ायदा ये है कि साइटोप्लाज्म में बहुत से फॉस्फेटेज एंजाइम मौजूद हैं
और न्यूक्लियेज एंजाइम मौजूद हैं। वो एंजाइम्स इस एमआरएनए के बॉन्ड्स को तोड़ देंगे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को, और ये टुकड़े टुकड़े हो जाएगा एमआरएनए, ट्रांसलेशन नहीं हो सकेगी। तो स्टार्टिंग और एंड पर प्रोटेक्शन लग जाएगी, जिसकी वजह से एमआरएनए अब उन एंजाइम्स के इफेक्ट से बिल्कुल इजी हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code of Correct. messenger RNA to produce a ये जो हमारा मैं व्हाइट बोर्ड की तरफ दोबारा आता हूँ। तो हाँ जी, व्हाइट बोर्ड अपीयर हो गया है आपके सामने। जी सर। ठीक हो गया। तो अब मैं इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स जो है ना, उनकी भी आपको यहाँ पे ऐड अप कर देता हूँ। तो चलिए इसी को कर लेते हैं। मैं ऐड कर रहा हूँ पेज, नेक्स्ट पेज। जी, ये डायग्राम नज़र आ रही है आपको? जी सर। ठीक हो गया। अब ये देखिए, इस डायग्राम में वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि जो इंट्रॉन्स रीजन है, जो इंट्रॉन्स रीजन है, उन इंट्रॉन रीजन्स की स्प्लाइसिंग की जा रही है। ठीक है। और सिर्फ जो एक्सॉन रीजन्स हैं उनको आपस में जोड़ा जा रहा है। पहले एमआरएनए की लेंथ काफ़ी बड़ी थी, लेकिन अब एमआरएनए की लेंथ जो है वो छोटी हो गई है। और उसके बाद यहाँ पर जी का जो है वो कैप लग गया और अमाइनो असाइल टेल भी लग गई। तो ये जो सब कुछ हो रहा है, इसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस। ठीक हो गया जी। ये अब हो रही हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस। ठीक। तो हमने आज जो है ये डिस्कस किया कि हम जो है फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है। ठीक है। ये पहले बल्कि हमने जेनेटिक कोड के बारे में बात की कि जेनेटिक कोड क्या होता है, और इट इज़ अ ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। और एक जेनेटिक कोड जो है वो 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। उस एक अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन है। 64 जेनेटिक कोड्स हैं। स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग जेनेटिक कोड्स आर अवेलेबल। फिर हमने बात की ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है। ट्रांसक्रिप्शन is actually the copying of gene from the DNA molecule and in the form of mRNA। और ट्रांसक्रिप्शन में इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन की बात की। ठीक है। प्रोमोटर साइट पर आकर आरएनए पॉलीमरेज लगता है। उससे पहले हेलिकेज उसको अनवाइंड कर चुका होता है। आरएनए पॉलीमरेज जो है 5 to 3 डायरेक्शन मूव करके जो है वो स्टार्ट करके इसको, और एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स की मदद से एक नया सिंगल स्ट्रैंड एमआरएनए बनाता है। और जिस स्ट्रैंड पर ये आरएनए पॉलीमरेज कॉपी बना रहा होता है डीएनए का, वो स्ट्रैंड है एंटीसेंस। और जिसकी कॉपी बन रही होती है दूसरे स्ट्रैंड की, वो है सेंस स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड। स्टॉप कोडॉन आता है
आरएनए पॉलीमरेज रिमूव हो जाता है, एमआरएनए रिमूव हो जाता है, और फिर होती है उसकी जो है वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, जिसमें एक्सॉन्स और इंट्रॉन रीजन्स की बात हमने की। इंट्रॉन रीजन्स की स्प्लाइसिंग की जाती है, दे रिमूव्ड जीटीपी कैप एंड अमाइनो साइल टेल अटैच होकर अब एमआरएनए प्रोटेक्टेड है। पोस्ट ट्रांसलेशनल modifications are done. Now it's ready to go through nuclear pores in the cytoplasm for translation. जी, any question? नो। ठीक है, देख लें, क्लियर है। चलें, जी। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। हम्म। और ये तकरीबन समझें कि चैप्टर का आखिरी ही टॉपिक कोई हमारा अब ये ट्रांसलेशन वाला